बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। ट्रंप बाइडेन दूसरी डिबेट में कोविड-19, क्लाइमेट चेंज और नस्ल परस्ती पर जोरदार बहस। दोनों लीडर्स ने किया अपनी अपनी पॉलिसियों का बचाव। ट्रंप ने डिबेट में व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट को मद्देनजर रखा। अगले 4 साल नस्ल परस्त सदर होगा या सेक्युलर, 3 नवंबर को होगा फैसला। दुनिया भर से के लिए अमरीकी जर्नलिस्ट का तज्जिया। लीबिया में जंगबंदी समझौता। त्रिपोली और बेनगाजी के दरमियान फ्लाइट शुरू हो गई। 3 महीने के अंदर किराए के सिपाही बाहर निकल जाएंगे। इसराइल ने एक बार फिर की गाजा पर बमबारी। हमास के ठिकाने निशाना, कहा रॉकेट हमले का जवाब दिया गया। अलहूसियों के ड्रोन को मार गिराया। सऊदी इत्तेहाद ने किया दावा, कहा सिविलियन इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। नाइजीरिया के सदर मोहम्मद बुहारी ने किया कौम से खिताब। एहतजाजियों को सख्त वार्निंग। नौजवानों से कहा बातचीत के लिए आगे आएं। आर्मीनिया और अजरबैजान के फॉरेन मिनिस्टर्स वाशिंगटन पहुंचे। माइक पॉम्पियो से मुलाकात। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा आगे बढ़ने का रास्ता तलाश किया जा सकता है। इंडिया के एक्टिव कोविड केस 2 महीने में पहली बार 7 लाख से कम हो गए। सबसे पहले वैक्सीन देने के लिए 30 करोड़ लोगों की निशानदही। तेलंगाना को बारिश से 9,000 करोड़ का नुकसान। मरकजी टीम को रियासती हुकूमत का प्रेजेंटेशन। किसानों के मसाइल पर चीफ मिनिस्टर की रिव्यू मीटिंग। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अमरीकी इलेक्शंस की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी के सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन के दरमियान दूसरी और आखिरी सदारती डिबेट में कोविड-19, नस्ल परस्ती और माहौलियाती तब्दीली के मौजुआत पर जमकर बहस हुई। वबा के बारे में बाइडेन ने कहा कि वो मजीद लॉकडाउन से इनकार नहीं करेंगे, लेकिन ट्रंप ने कहा कि यह वक्त है कि अमरीका को दोबारा खोला जाए। ट्रंप ने इल्जाम लगाया कि बाइडेन के बेटे की बिजनेस डीलिंग्स की वजह से उन्हें यानी बाइडेन को शख्सी तौर पर फायदा हुआ है। डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन ने ट्रंप के इनकम टैक्स का मसला उठाया। अमेरिका के सदारती इलेक्शंस के लिए अब सिर्फ 10 दिन बाकी रह गए हैं। अब भी बाइडेन को पोल्स के मुताबिक ट्रंप पर लीड हासिल है, लेकिन अमेरिका के इलेक्शंस में ज्यादा वोट हासिल करने का मतलब कामयाबी नहीं है, बल्कि इसका फैसला बाज हसास रियासतों के नतीजों की बुनियाद पर होगा जो किसी भी तरफ जा सकती हैं। अब तक तकरीबन 50 मिलियन लोगों ने अमेरिकी इलेक्शंस में वोट दे दिया। वबा की वजह से कई लोग पोस्टल बैलेट के जरिए वोट दे रहे हैं। अमेरिका में जुमला 230 मिलियन एलिजिबल वोटर्स हैं। ट्रंप ने डिबेट के दौरान इंडिया, चाइना को गंदे मुल्क करार दिया, जिस पर उन्हें काफी तनकीदों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रंप ने कहा कि क्लाइमेट चेंज की डील से अमेरिका के साथ इंसाफ नहीं हुआ है। बहस के दौरान ट्रंप ने कहा कि चाइना की तरफ देखिए वो कितना गंदा है, रशिया की तरफ देखिए, इंडिया की तरफ देखिए वहां कितनी गंदी हवा है। ट्रंप ने इल्जाम लगाया कि जो बाइडेन का माहौलियाती मंसूबा एक मुआशी तबाही साबित होगा। खासतौर पर टेक्सास और ओक्लाहोमा जैसी रियासतें बुरी तरह मुतासर होंगी, जो तेल पैदा करने वाली रियासतें हैं। दूसरी तरफ बाइडेन ने कहा कि क्लाइमेट चेंज इंसानियत की बका का मामला है। इस डिबेट के बाद एक्सपर्ट्स की राय बटी हुई है कि डिबेट किसके नाम रहा। पहले मुबाहिसे के दौरान दोनों लीडर्स ने एक दूसरे के ताल्लुक से तल्ख रिमार्क्स किए थे और एक दूसरे को बुरे नामों से पुकारा था, लेकिन कायदों में तब्दीली के बाद दूसरी डिबेट हुई, जिसकी वजह से ये डिबेट निस्बतन बेहतर रही।
जो बाइडेन ने वार्निंग दी है कि इलेक्शन से छेड़छाड़ पर ईरान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिका के इंटेलिजेंस ओहदेदारों ने इल्जाम लगाया है कि ईरान और रशिया अमेरिकी इलेक्शन से छेड़छाड़ की कोशिश कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 53% वोटर्स ने जिन्होंने डिबेट देखी है कहा है कि बाइडेन भारी पड़े, लेकिन 39% लोगों का ख्याल है कि ट्रंप ने ज्यादा मुतासिर किया है। यह सर्वे CNN ने किया है। ट्रंप और बाइडेन की डिबेट को अमेरिकी वोटर्स खासतौर पर इंडियन अमेरिकन किस नजर से देख रहे हैं? दुनिया भर से के लिए कैलिफोर्निया में रहने वाले एक सीनियर जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट और बिजनेसमैन अहमद शाह ने सदारती डिबेट का तज्जिया किया। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने डिबेट के दौरान अपने वाइट सुप्रीमेसिस्ट सपोर्टर्स को मद्देनजर रखा। अहमद शाह ने कहा कि ये इलेक्शन फैसला करेंगे कि अगले 4 साल व्हाइट हाउस में एक नस्ल परस्त सदर होगा या सेक्युलर सदर। देखते हैं इस तज्जिए का कुछ हिस्सा। बुलेटिन के इस हिस्से में शुरुआत करते हैं मिडिल ईस्ट से। यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि लीबिया में अलग अलग ग्रुपों के दरमियान जंगबंदी का समझौता हो गया। यूनाइटेड नेशंस के लीबिया मिशन ने फेसबुक पर यह ऐलान किया। इस दौरान खबर है कि त्रिपोली और बेनगाजी के दरमियान फ्लाइट शुरू हो गई हैं। इन दोनों इलाकों पर अलग अलग ग्रुप्स का कंट्रोल है। इस समझौते के मुताबिक तमाम किराए के सिपाही 3 महीनों के अंदर लीबिया से बाहर निकल जाएंगे। यूनाइटेड नेशंस ने जुमे को कहा था कि दोनों मुल्कों के दरमियान बातचीत हो रही है और उन्होंने एक तारीखी समझौते से इत्तेफाक किया है। जब से 2011 में नाटो के एक फौजी ऑपरेशन में लीबियन लीडर कर्नल मोअम्मर कज़ाफी को हटाया गया, लीबिया में तब से बदअमनी पाई जाती है और वहां पर कोई मरकजी हुकूमत नहीं है। आलमी सतह पर जिस हुकूमत को तस्लीम किया जाता है उसका असर त्रिपोली और आसपास के इलाकों तक महदूद है। बेनगाजी के इलाके पर उनके मुखालिफ ग्रुप्स का कंट्रोल है। खलीफा हफ्तार की वफादार फोर्सेस एक बड़े इलाके पर कब्जा रखती हैं। इस दौरान लीबिया के लोगों ने उम्मीद जाहिर की है कि इस समझौते पर अमल होगा। ये 1 साल से ज्यादा के अरसे में पहला मौका है जब त्रिपोली से कमर्शियल फ्लाइट बेनगाजी पहुंची। जेनेवा में यूनाइटेड नेशंस की नुमाइंदा ने इस समझौते पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि यह रास्ता बहुत मुश्किल और लंबा था, लेकिन लीबिया के लोगों की वतन परस्ती ने आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया और सीज फायर का समझौता हुआ। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस समझौते से बेघर लोग और रेफ्यूजीज अपने घरों को वापस जा सकेंगे। ईरान ने कहा है कि वो सिर्फ दिफाई मकसदों के लिए ही हथियार बेचेगा। ईरानी हुकूमत के तर्जुमान अली रबी ने कहा कि ईरान किसी भी उस मुल्क को हथियार नहीं बेचेगा जो हमसे हथियार खरीदना चाहेगा, बल्कि हमारी कुछ शर्तें होंगी। इसराइल के जंगी हवाई जहाजों ने एक बार फिर गाजा पट्टी पर हमले किए। इसराइली फौज ने बताया कि जुमे की सुबह होने से पहले हमास के फौजी ठिकानों पर बमबारी की गई। इसराइली फौज ने दावा किया कि उसने गाजा से रॉकेट हमलों के जवाब में ये कार्रवाई की। हमास ने बताया कि इसराइली हमलों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। नसीरियात और खान यूनुस के इलाकों पर ये ताज़ा हमले किए गए। इससे पहले जुमेरात को गाजा से इसराइल पर 2 रॉकेट छोड़े गए। नुकसानात के बारे में कोई खबर नहीं मिली, लेकिन इसराइली फौज ने बताया कि उसके एयर डिफेंस ने एक रॉकेट को रोका और दूसरा रॉकेट एक खुले मैदान में गिरा। सऊदी अरब की इत्तेहादी फौज ने अल-हुसियों के एक ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। सऊदी इत्तेहाद ने कहा कि इस ड्रोन के जरिए सिविलियन इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश की गई। सरकारी न्यूज एजेंसी SPA ने इत्तेहाद के तर्जुमान कर्नल तुर्की अल मालिकी के हवाले से कहा कि अरब इत्तेहाद की फोर्सेस ने साउथ के सिविलियन इलाकों में अल-हुसी मिलिटेंट्स के ड्रोन हमले को नाकाम बनाया और उसे तबाह कर दिया। पिछले हफ्ते सऊदी अरब ने कहा था कि अल-हुसियों ने सऊदी अरब के सिविलियन इलाकों को निशाना बनाते हुए कई ड्रोन हमले किए। सऊदी मीडिया में कहा गया कि अल-हुसी जेलों में कैदियों को टॉर्चर किया जा रहा है। बाद साबिक कैदियों के बयानात की बुनियाद पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है। सीरिया के दारुल-हुकूमत दमिश्क में एक कार बम धमाके में एक सुन्नी आलिम दीन जाँ बहक हो गए। ये धमाका कुद्सिया इलाके में किया गया, जिसमें मुफ्ती शेख मोहम्मद अदनान अल अफयूनी जाँ बहक हुए। सरकारी न्यूज एजेंसी साना ने यह खबर दी है। फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सका कि इस धमाके के पीछे कौन है और न ही किसी ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। सीरिया के मजहबी उमूर के वजीर ने इसे दहशतगर्दी की कार्रवाई करार दिया। बताया जाता है कि इस सुन्नी आलिम के सदर बशार अल-असद से करीबी ताल्लुकात है। नाइजीरिया के सदर मोहम्मद बुहारी ने कौम से खिताब करते हुए एहतजाजियों को वार्निंग दी है कि वो अपने मुजाहरे खत्म कर दें। उन्होंने इल्जाम लगाया कि एहतजाजी कौमी सिक्योरिटी को दांव पर लगा रहे हैं।
انہوں نے کہا کہ کئی دنوں سے گڑبڑ جاری ہے اور یہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ صدر نے نائجیریا کے احتجاجی نوجوانوں سے کہا کہ وہ سڑکوں پر احتجاج اور بدامنی ختم کریں اور مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے حکومت کے ساتھ بات چیت کے لیے آگے آئیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی آواز سنی گئی ہے اور اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ نائجیریا کے لاگوس شہر میں جمعرات کو بھی گولیوں کی آوازیں گونجتی رہیں۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے فارن منسٹرز نے امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو سے ملاقات کی۔ ماسکو سے دونوں وزیر واشنگٹن کے لیے روانہ ہوئے، لیکن اب تک جنگ بندی کے تعلق سے کوئی ٹھوس کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ اس موقع پر مائک پومپیو نے کہا کہ آگے بڑھنے کا راستہ ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ اس دوران ناگورنو کاراباخ کے لیے لڑائی جاری ہے۔ اس سے پہلے رشیا کی کوششوں سے 2 بار سیز فائر کا سمجھوتا ہوا، لیکن اس پر عمل نہیں ہوا۔ دونوں طرف سے ایک دوسرے پر سیز فائر کی خلاف ورزی کا الزام لگایا گیا۔ اب بات کرتے ہیں کووڈ 19 کی۔ انڈیا کی کووڈ 19 کیسز 78 لاکھ ہو گئے ہیں، مرنے والوں کی تعداد 1,18,000 ہو گئی ہے۔ ورلڈومیٹر ویب سائٹ پر یہ فیگر سامنے آئے ہیں۔ اس دوران ملک میں تقریباً 2 مہینے میں پہلی مرتبہ کووڈ 19 کے ایکٹیو کیسز 7 لاکھ سے کم ریکارڈ کیے گئے۔ فی الحال جملہ پازیٹیو کیسز 6,95,000 ہیں۔ ہندوستان کا ریکوری ریٹ تقریباً 90% ہو گیا ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 74,000 سے زیادہ مریض ڈسچارج ہوئے۔ وزارت صحت نے صبح 8 بجے جاری اپنے اپ ڈیٹ میں یہ بات بتائی۔ ملک کا ڈیتھ ریٹ 1.51% ہے، جو کافی متاثر کرنے والا ہے۔ وزارت صحت نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 690 لوگوں کی جان گئی۔ اسی مدت کے دوران 14,42,000 ٹیسٹ کیے گئے۔ ہندوستان میں اب تک 10 کروڑ کووڈ ٹیسٹوں کا نشانہ حاصل کر لیا گیا ہے اور اب تک ملک میں 10 کروڑ 1 لاکھ سے زیادہ ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 54,333 لوگ پازیٹیو پائے گئے ہیں۔ مرکزی حکومت نے کووڈ 19 ویکسین تیار ہونے پر سب سے پہلے ویکسین دینے والے 30 کروڑ لوگوں کی نشاندہی کی ہے۔ ایک رپورٹ میں یہ بات کہی گئی۔ اس رپورٹ کے مطابق ترجیحی طور پر ان لوگوں کو سب سے پہلے ویکسین دی جائے گی۔ اس رپورٹ میں عہدیداروں کے حوالے سے یہ بھی کہا گیا کہ ریاستوں سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنی طرف سے ویکسین کی تقسیم کے کوئی الگ منصوبے نہ بنائیں۔ پوری دنیا کے کووڈ 19 کیسز 4 کروڑ 21 لاکھ ہو چکے ہیں۔ اب تک 11,45,000 موتیں ہوئی ہیں۔ کئی ملکوں میں اب کووڈ 19 کی دوسری لہر دیکھی جا رہی، جن میں یورپ کے ملک قابل ذکر ہیں۔ یو اے ای میں کووڈ 19 کے 1,563 نئے کووڈ کیس ریکارڈ کیے گئے اور 1 موت ہوئی۔ اب بات کرتے ہیں بارش کی۔ تلنگانہ حکومت نے بارش اور سیلاب سے ہونے والے نقصانات کا جائزہ لینے کے لیے دورہ کرنے والی مرکزی ٹیم کو بتایا ہے کہ نقصانات کا شروعاتی اندازہ تقریباً 8,633 کروڑ روپے ہے اور صرف سڑکوں کو 222 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے۔ چیف سیکرٹری سومیش کمار نے نقصانات کے بارے میں مرکزی ٹیم کو پاور پوائنٹ پریزنٹیشن دیتے ہوئے یہ بات بتائی۔ الگ الگ وزارتوں سے تعلق رکھنے والی ایک 5 رکنی ٹیم نے یہ دورہ کیا، جس کی قیادت جوائنٹ سیکرٹری پروین وششٹا نے کی۔ اس ٹیم کو ریاستی حکومت کی طرف سے متاثرہ علاقوں میں کیے گئے راحت اور باز آبادکاری کے کاموں کے بارے میں بتایا گیا۔ مرکزی ٹیم نے مسلسل دوسرے دن متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور سیلاب سے متاثرہ لوگوں سے بات چیت کی۔ جی ایچ ایم سی میں تقریباً 567 کروڑ روپے کے نقصانات ہوئے ہیں۔ اس موقع پر اریگیشن، روڈز اینڈ بلڈنگز، واٹر بورڈ، ایگریکلچر اور پنچایت راج کے علاوہ دوسری وزارتوں اور محکموں کے عہدیدار بھی موجود تھے، جنہوں نے مرکزی ٹیم سے بات چیت کی اور نقصانات کے بارے میں اپنے خیالات پیش کیے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ پوری ریاست میں بارش ہوئی، خاص طور پر حیدرآباد اور آس پاس کے ضلعوں میں بہت زیادہ بارش ہوئی اور تباہی آئی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 3 بڑے تالابوں میں شگاف پڑ گئے اور سیلاب سے کئی علاقے پانی میں ڈوب گئے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ انفراسٹرکچر کو بھاری نقصانات ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ 2 لاکھ سے زیادہ لوگوں میں فوڈ پیکٹس تقسیم کیے گئے ہیں۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے فصلوں کو ہونے والے نقصانات کے بارے میں ایک جائزہ میٹنگ کی اور صورتحال کا جائزہ لیا۔ ایگریکلچر، مارکیٹنگ، سول سپلائز کے وزیروں، اعلیٰ عہدیداروں اور چیف سیکرٹری نے جائزہ میٹنگ میں حصہ لیا۔ حالیہ بارش کی وجہ سے فصلوں کو زبردست نقصان پہنچا ہے۔
पुराने शहर के हाफिज बाबर नगर और आसपास के इलाकों में अलग अलग जमातों और तंजीमों और एनजीओज की तरफ से इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। कई लोग अपने तौर पर भी इमदादी सरगर्मियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे भी मामला देखे गए कि जो लोग माली मदद नहीं कर सकते वो खुद मैदान में पहुंचकर मलबा और कचरा साफ करने में मकामी लोगों की मदद कर रहे हैं। सदी के हिंदुस्तानी क्रिकेटर और 1983 में मुल्क को पहली मर्तबा क्रिकेट वर्ल्ड कप जिताने वाले कपिल देव को हार्ट अटैक हुआ है और उसके बाद उनकी एंजियोप्लास्टी की गई है। उन्होंने लंबे अरसे तक हिंदुस्तानी क्रिकेट की खिदमत की है। कपिल देव ने सीने में दर्द और बेचैनी की शिकायत की, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में शरीक किया गया और तस्दीक की गई कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ है। उन्हें दिल्ली के फोर्टिस हार्ट इंस्टीट्यूट में शरीक किया गया। सोशल मीडिया पर कपिल देव के फैंस ने उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआएं की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। साबिक क्रिकेटर्स ने भी उनके लिए दुआएं की। 61 साल कपिल देव की हालत अब मुस्तहकम बताई गई है। कपिल देव के लिए हम भी जल्द सेहतयाबी की नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं। बहरहाल क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। ट्रंप बाइडेन दूसरी डिबेट में कोविड-19, क्लाइमेट चेंज और नस्ल परस्ती पर जोरदार बहस। दोनों लीडर्स ने किया अपनी अपनी पॉलिसियों का बचाव। ट्रंप ने डिबेट में व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट को मद्देनजर रखा। अगले 4 साल नस्ल परस्त सदर होगा या सेक्युलर, 3 नवंबर को होगा फैसला। दुनिया भर से के लिए अमरीकी जर्नलिस्ट का तज्जिया। लीबिया में जंगबंदी समझौता, त्रिपोली और बेनगाजी के दरमियान फ्लाइट शुरू हो गई। 3 महीने के अंदर किराए के सिपाही बाहर निकल जाएंगे। इसराइल ने एक बार फिर की गाजा पर बमबारी, हमास के ठिकाने निशाना, कहा रॉकेट हमले का जवाब दिया गया। अलहूसियों के ड्रोन को मार गिराया, सऊदी इत्तेहाद ने किया दावा, कहा सिविलियन इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। नाइजीरिया के सदर मोहम्मद बुहारी ने किया कौम से खिताब, एहतजाजियों को सख्त वार्निंग, नौजवानों से कहा बातचीत के लिए आगे आएं। आर्मीनिया और अजरबैजान के फॉरेन मिनिस्टर्स वाशिंगटन पहुंचे, माइक पॉम्पियो से मुलाकात। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा आगे बढ़ने का रास्ता तलाश किया जा सकता है। इंडिया के एक्टिव कोविड केस 2 महीने में पहली बार 7 लाख से कम हो गए। सबसे पहले वैक्सीन देने के लिए 30 करोड़ लोगों की निशानदही। तेलंगाना को बारिश से 9,000 करोड़ का नुकसान। मरकजी टीम को रियासती हुकूमत का प्रेजेंटेशन। किसानों के मसाइल पर चीफ मिनिस्टर की रिव्यू मीटिंग। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल अफराद को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह।